हाँ, देखिए हम अपने वर्ण व्यवस्था वाला जो चैप्टर है वो शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना, वर्ण व्यवस्था। ठीक है, वर्ण व्यवस्था। देखो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बेटा, चाहे वो HSC का हो या SSC का हो, ठीक है ना, हिंदी जिस भी एग्जाम में आती है तो इस वर्ण व्यवस्था वाले चैप्टर से 1-2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो पक्का होता है। कोई अल्प प्राण व्यंजन पूछ लिया जाता है, कोई महाप्राण पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आज हम अभी शुरू कर रहे हैं बेटा ये वर्ण व्यवस्था वाला चैप्टर। ठीक है, सबसे पहले बात आती है वर्ण। वर्ण क्या है या फिर हम वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण, वर्ण क्या है? किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो सकते हो, वर्ण कहलाती है। समझ गए ना? जैसे देखो बेटा, एक शब्द है जैसे कमल है, ठीक है, अब क्या है इसमें अक्षर कितने हैं ये? अच्छा ये बताओ, क म और ल, ये जो वर्ण है इसमें ये स्वर सहित हैं या स्वर रहित हैं? स्वर के साथ हैं, ये स्वर के साथ है। मतलब इनको तो क्या कर सकते हैं, हम अलग कर सकते हैं। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या है, कमल शब्द में अक्षर हैं ये तीन क्या कहलाएंगे? ये अक्षर। लेकिन हम क्या करें भाई, वर्ण किसे कहते हैं? अब देखो कमल जो शब्द है इसको हम अलग करते हैं बेटा, क धन अ प्लस म प्लस अ प्लस ल धन ए। समझ गई? अब ये देखो ये क्या है, ये है वर्ण 6। वर्ण कितने हो गए? 6। समझ गए? अक्षर, अक्षरों को तो क्या हम तोड़ सकते हैं और इनको अलग कर सकते हैं। समझ गए? लेकिन ये क्या है, वर्ण। अब इनके हम और अधिक टुकड़े कर सकते हैं क्या? देखो इनके तो हमने टुकड़े कर लिए, लेकिन इनके और अधिक टुकड़े नहीं कर सकते। तो इसीलिए तो वर्ण की परिभाषा क्या है कि किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े न हो सकते हो, वर्ण कहलाती है। समझ गए? वर्ण और अक्षर में क्या फ़र्क है? समझ में आया? ठीक है, वर्ण की बात हुई। अगली बात है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। हाँ, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला, वर्णमाला किसे कहेंगे कि वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। अच्छा, अपनी जो वर्णमाला है हिंदी की, उसमें वर्णों का बंटवारा 2 तरीके से किया गया है। 2 तरह के वर्ण हैं, स्वर और व्यंजन। कितनी तरह के वर्ण हैं? 2, स्वर और व्यंजन। तो अभी हम पहले स्वरों को करेंगे, ठीक है? तो स्वर देखो, स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़ती, अर्थात स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है ना? जैसे हम बोलेंगे ए, तो स्वतंत्र रूप से बोला जाएगा, हमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। आ बोलेंगे, ई बोलेंगे। लेकिन बेटा जो व्यंजन होते हैं ना, जैसे क, ए की सहायता लेनी पड़ेगी। बोलेंगे का, तो आ की सहायता, मतलब स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उनमें। तो स्वर की परिभाषा क्या हो जाती है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या बोलते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता या मदद नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है? अच्छा, स्वर याद है या भूल गए हो? नर्सरी केजी में पढ़े होंगे आप लोगों ने, या फिर अभी नंबर आया आपका, बीच में नहीं थे ना ये? अच्छा, जब नर्सरी और केजी में पढ़े होंगे तुमने ए अनार, आ आम, कै कबूतर, ख खरगोश,
हमने अपने टाइम में भी यही पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा है, नाराम कै कबूतर खै खरगोश, तुमने भी यही पढ़ा है, और शायद आने वाली तुम्हारी जो जनरेशन होगी वो भी यही पढ़ेगी। लेकिन बेटा बात सुनो, नर्सरी और केजी में जब आप लोगों ने ए नार आ आम पढ़े थे, उस वक्त मकसद क्या था? भाषा सीखना। उस वक्त मकसद क्या था? भाषा सीखना। भाई इनको क्या है, भाषा कैसे इनको पढ़ना, ठीक है, फिर बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सीखना, इतना ही मकसद था। लेकिन अब ये फिर आ गए, फिर सीखना पड़ेगा आप लोगों को। अब मकसद क्या है? भाषा सीखना मकसद नहीं है अब मकसद है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चनों को सोल्व करना, है ना। तो देखो उसी के तरीके से हम पढ़ेंगे। स्वर लिख रही हूँ पहले मैं सारे, ए आ ई उ री ए आई ओ औ अंग ए। यही है ना सारे स्वर? क्यों भाई, यही है ना सारे? हाँ, तो देखो ये टोटल लिखे हुए बेटा कितने हैं? टोटल कितने अभी कितने लिखे हुए नहीं? ये 13। तो बात सुनो, सबसे पहला प्रश्न नोट करना, अगर पूछा जाए लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 13। ये सारे 13 कैसे? कंप्लीट 13। लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? 13। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन नोट करो, उच्चारण के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? 10। उस 10 में क्या नहीं आएगा? अब ये 13 लिखे हुए 10 कौन से? एक तो देखो री नहीं आएगा, एक तो री नहीं होगा, और 2 ये अयोगवा है ना अपने, ये नहीं होंगे, 3 निकाल दिए, तो 10 क्या है? वो उच्चारण के आधार पे। पता होना चाहिए बेटा कि कौन से 10 है उच्चारण के आधार पे। री नहीं है और 2 अयोगवा नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, अगर ये पूछा जाए कि परंपरागत आधार पे स्वरों की संख्या 11। अगर किसी भी बेस पे नहीं पूछा जाए, किसी के अकॉर्डिंग भी नहीं पूछा जाए, सिर्फ ये भी स्वरों की संख्या कितनी होती है, या हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपको कितनी बतानी है? 11। उस 11 में क्या है? री शामिल है, 2 अयोगवा नहीं है। समझ गए ना? ये बातें ध्यान रखना। हुई ये बातें? ठीक है। अब चलते हम स्वरों के भेद। देखो सबसे पहली बात है बेटा कि देखो इनमें से क्या है, अपने छोटे स्वर भी हैं और बड़े स्वर भी हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर किसको बोलते हैं? छोटे स्वरों को ह्रस्व स्वर कह लो या छोटे स्वर कह लो, या इनको और क्या बोलते हैं? मूल स्वर। मूल स्वर भी बोलते हैं बेटा, ठीक है। मूल स्वर कितने हैं? ये अपने 4। ये हैं अपने 4। कौन से 4 है मुझे बताओ? ऊ और री। कई बच्चे क्या करते हैं, ए को शामिल कर लेते हैं छोटों में, छोटी ए और बड़ी ए बोलते हो, जबकि दोनों ए आई दोनों क्या हैं? दीर्घ स्वरों में आती हैं। ठीक है। तो अपने 4 कौन कौन से हो गए बेटा? देखो ए है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री। ये 4 क्या हैं? अपने ह्रस्व स्वर हैं, या इनको छोटे स्वर कह लो या फिर इनको मूल स्वर। अच्छा, इनको मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि और सभी स्वरों का जन्म या और सभी स्वरों का निर्माण इन्हीं से होता है। समझ गए? इसलिए इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर। एक बार पेपर में भी आया हुआ है भी मूल स्वर है। अब इन 4 में से दे देंगे एक, और 3 और दे देंगे, दीर्घ में से दे दें। ठीक है। तो पता होना चाहिए कि जो छोटे स्वर है ना अपने 4, उनको ह्रस्व स्वर बोलते हैं और मूल स्वर भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा ना? हाँ। अगली बात, अब इसमें देखो बेटा, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर या और क्या, बड़े स्वर कह लो,
बड़े स्वर कह लो, या फिर इनको और क्या बोलते हैं, संधि स्वर। क्या बोलते हैं इनको, संधि स्वर। हाँ, दीर्घ स्वर, बड़े स्वर या संधि स्वर, ये 7 हैं। कितने ये 7 हैं ये, ठीक है। कौन से 7? आप देखो, बात सुनो, 4 तो छोटे निकाल दिए थे हमने, कर लिए ना छोटे। अब बात सुनो, 7 में क्या क्या आएगा, आ, उसके बाद में है बड़ी ई, ठीक है, बड़ा ऊ है, ए है, आई है, ओ है, औ, ओ और औ, हो गए ना 7। ये 7 क्या हैं, दीर्घ स्वर या बड़े स्वर या फिर संधि स्वर। अच्छा एक बात सुनो, इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 2-2 स्वरों से मिलकर बने हैं। समझ गए ना, 2-2 स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे आ में किस किस की संधि हुई है, हाँ, ए की। देखो ये किससे मिलकर बना है, ए प्लस ए, ठीक है। और ई से, ठीक है। ऊ जो है ये छोटे ऊ, छोटा ऊ मिलकर क्या हो गया, बड़ा ऊ। ए किससे मिलकर बनी है, ए प्लस ई, ठीक है। और आई किससे मिलकर बनी है, ए प्लस ए। और ओ किससे मिलकर बना है, ए प्लस ऊ। और औ ए प्लस ओ, ठीक है। तो इसलिए इनको संधि स्वर कहते हैं, क्योंकि 2-2 से मिलकर ये बने हुए हैं, ठीक है। ध्यान करना बेटा, ठीक है। ये है संधि स्वर। अच्छा एक बात और सुनना, 4 तो ऋषि स्वर हो गए, मूल स्वर 4, और संधि स्वर कह लो या दीर्घ स्वर 7। जो ये मूल स्वर और संधि स्वर है ना बेटा, ये उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के भेद माने जाते हैं। नोट कर लेना इस बात को, उत्पत्ति के आधार पे स्वरों के भेद तो 2 हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। अब तुम्हें पता है बेटा, मूल स्वर कौन से होते हैं, छोटे ही हैं, और संधि स्वर कौन से हैं, बड़े ही हैं, बस नाम। समझ गए भैया, उत्पत्ति के आधार पे बंटवारा माना जाता है मूल स्वर और संधि स्वर। समझ गए ना, हो गए बेटा ये। हाँ, अब देखो आगे, प्लुत स्वर पढ़े होंगे ना ये स्कूल टाइम में। प्लुत स्वर, अच्छा प्लुत स्वरों की भी कोई संख्या होती है क्या? प्लुत स्वर कौन से होते हैं बेटा? सिर्फ संबोधन करते हैं ना, हम किसी को पुकारते हैं, जिन स्वरों का प्रयोग संबोधन के लिए या पुकारने के लिए करते हैं, वो सारे क्या है बेटा? प्लुत स्वर। इनकी ध्वनि जो है प्लुत स्वर की लंबी खिंचती है, 3 गुना समय लगता है, तिगुना समय लगता है, मतलब 3 मात्रा का समय लगता है। 3 मात्रा का समय लगता है ना, तो बात सुनना, एक इसका चिन्ह होता है प्लुत स्वरों का, देखना जो ऐसा आकार का, ऐसा आकार का, ठीक है, ये चिन्ह होता है। लेकिन कई जगह इस चिन्ह को कैसे दिखाते हैं? जो देवनागरी का अपना 3 अंक होता है ना, जो देवनागरी का अंक है ये 3, मतलब तिगुना, ये चिन्ह है प्लुत स्वरों का, ठीक है। और चिन्ह कैसे मिलेगा? देखो, जैसे कि हम बोलते हैं ओम, ओम देखो ऐसे लिखा हुआ मिलता है, मिलता है ना बेटा, ये इसका चिन्ह है, मतलब ये प्लुत स्वर है, चिन्ह है प्लुत का। अब बात सुनो, इसका मतलब होता है ये ध्वनि लंबी खिंचेगी यहाँ पे, ओम, समझ गए? ये ध्वनि क्या खिंचेगी? लंबी। इसी तरह से देखो, हे राम, हे राम, मतलब ये जो है ना, ये लंबी खिंचती है ध्वनि। समझ गए? ये इनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, किसी को पुकारने के लिए या किसी को संबोधन करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। इसका चिन्ह है ऐसा आकार का, या फिर देवनागरी अंक जो 3 है वो, ठीक है। हाँ,
अगली बात देखो बेटा, ये जो थे ना अपना एक उदासीन स्वर, इसको और क्या बोलते हैं? मध्य स्वर भी कह देते हैं। कौन सा है? ए, मध्य स्वर। ये बेटा ध्यान रखना, ए को क्या बोलते हैं? उदासीन स्वर या मध्य स्वर। अब बात सुनो, मध्य स्वर, मध्य स्वर से मतलब क्या है बेटा? जिह्वा के आधार पे स्वरों के 3 भेद माने जाते हैं, जीभ के आधार पे, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। समझ गए ना? तो जीभ का अगला भाग हरकत करता है जिन वर्णों को बोलते समय, वो अग्र स्वर, और बीच वाला हिस्सा काम करता है वो मध्य स्वर, ठीक है, और जो पीछे वाला हिस्सा काम करता है वो क्या है? पश्च स्वर, ठीक है। बात सुनो, बहुत बार पूछा जाता है बेटा मध्य स्वर मतलब जिसमें जीभ, जिसका उच्चारण करते हैं ना, तो जीभ के बीच वाला हिस्सा हरकत करता है। तो ए को ध्यान में रखना, क्या बेटा? मध्य स्वर। और ए जो है लगभग ज़्यादातर जो स्वर है उनका निर्माण करता है, ठीक है, ध्यान करना। उदासीन स्वर पूछा जाए या फिर मध्य स्वर पूछा जाए तो कौन सा? ए। उसके बाद ध्यान करना, एक है अपना विवृत स्वर जिसमें पूरा मुख खुलता है, नोट करना इसको, विवर्त स्वर, विवृत स्वर, ठीक है। उसके बाद में देखो 2 अर्ध स्वर हैं, कौन से? यह और वह, इनको 2 अर्ध स्वर भी कहते हैं और इनको अर्ध व्यंजन भी। नोट कर लेना बेटा, अर्ध स्वर और अर्ध व्यंजन, अर्ध स्वर या फिर क्या कह लो, अर्ध व्यंजन, अर्ध व्यंजन कौन से हैं? ये बेटा यह और वह, ध्यान रखना इनको, यह और वह। जब ये आधे स्वर कहलाते हैं तो पता है आधे व्यंजन है बेटा, ठीक है, ये चीज़ नोट करना। एक अगली चीज़ पे चलो बेटा, जो लास्ट में थे ना अपने जो स्वर किए थे हमने, अंग और अह, ये क्या कहलाते हैं? ये अयोगवा है बेटा। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इसमें से, ठीक है। क्या ये अयोगवाह? हिंदी में अयोगवाह कितने हैं? कुल 3 हैं, प्रमुख पूछे 2, ये 2 माने जाते हैं अयोगवाह, प्रमुख अयोगवाह, ठीक है। तो देखो इनका नाम क्या है बेटा? इसका नाम तो क्या है? अनुस्वार। और इसका उच्चारण किससे होता है? नाक से, अनुस्वार, ठीक है। ये है अपना देखो विसर्ग बेटा, विसर्ग, ठीक है। देखो विसर्ग, और इसका उच्चारण किस में होता है? है में होता है। जैसे हम बोलते हैं ना अतः, प्रातः, है में उच्चारण होता है, ठीक है। और इसका नाम क्या है? इन दोनों बिंदियों का मतलब विसर्ग, क्या बोलते हैं इनको? विसर्ग। तो दूसरे अयोगवा का नाम है अपना विसर्ग। ये 2 क्या हो गए बेटा अपने? अयोगवाह। क्या बोलते हैं इनको? अयोगवाह। अच्छा, इनको अयोगवाह क्यों बोलते हैं बेटा? नाम क्यों दिया गया इनको अयोगवाह? अभी तो हमने इनको स्वरों में किया था ना कि लेखन के आधार पे स्वरों की संख्या कितनी है? 13। और अभी हम ये करें भैया अयोगवाह है। अब बात सुनो, अयोगवाह क्यों कहते हैं बेटा? क्या है? अयोग, ए का मतलब नहीं, नहीं योग, ना तो ये स्वर ना ये व्यंजन, अयोग हैं। और वाह का मतलब क्या? फिर भी हम इनका क्या कर रहे हैं? वहन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, समझ गए? ना तो ये स्वर ना ये व्यंजन, अयोग हैं। ना इनका योग स्वरों के साथ बैठता और ना इनका योग व्यंजनों के साथ बैठता। अयोग होते हुए भी हम इनका वहन कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम है अयोग वाह, ठीक है। ये 2 हैं और इनका नाम देखो बेटा, एक का नाम है अनुस्वार, एक का है विसर्ग। देखो बेटा अनुस्वार का प्रयोग तो कैसे होता है? जैसे देखो अंक, मैंने कहा ना इसका उच्चारण क्या है? नाक से होता है, अंक नाक से बोला जाता है, ठीक है।
और विसर्ग का देखो, अतः है, प्रातः है, अतः। देखो इसका उच्चारण क्या होता है? है में होता है, अतः है। और है का उच्चारण किस में होता है? कंठ से। तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, और इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिक के हो जाएगा ना, ये ध्यान करना। अच्छा बात सुनो, एक तीसरा अयोग हुआ, कौन सा अपना तीसरा अयोग हुआ? चंद्र बिंदु, अनुनासिक नाम है जिसका। देखो इसका तो क्या था? अनुस्वार और विसर्ग। तीसरा एक चंद्र बिंदु होती है ना बेटा, उसको क्या बोलते हैं? चंद्र बिंदु को अनुनासिक। और अनुनासिक का उच्चारण क्या होता है? मुख और नाक, मुख और नाक दोनों से होता है। ठीक है, जैसे देखो ये लगा होता है ना बेटा, जैसे ए के ऊपर है ये चंद्र बिंदु, जैसे हम लगाते हैं आँख, ठीक है, या चांद लिखते हैं, मतलब ये क्या है? अनुनासिक। तो तीसरा अनुनासिक, तीसरा जो अयोग हुआ है ना, वो अनुनासिक कहलाता है बेटा। समझ गए? ध्यान रखना, प्रमुख अयोग हुआ दो हैं, अनुस्वार और विसर्ग, लेकिन ये तीसरा भी है क्या? अनुनासिक। अनुस्वार का तो उच्चारण स्थान कहाँ से होता है बेटा? नाक से, नासिक के है। विसर्ग का कहाँ से होता है? कंठ से। और जो ये अपना अनुनासिक है, ये बेटा नाक और मुख दोनों से ही होता है। समझ गए? कर लोगे? हाँ, अब चलते आगे। देखो बेटा हिंदी, हिंदी में क्या है? बिंदी जो होती है ना बेटा, कोई ऊपर लगती है, कोई साइड में लगती है, कोई नीचे लगती है। बिंदी, बिंदी का बहुत महत्व है। क्या है, कई बार अगर हम बिंदी ना लगाएं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अर्थ बदल जाता है। और एक बिंदी लगाने से ही क्या हो जाता है? अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। समझ गए कि नहीं? और एक बिंदी लगाने से ही अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हो जाता है ना? कैसे? देखो, एक चिता शब्द लिख रही हूँ बेटा मैं, देखो चिता, यहाँ पे भी मैंने लिखा चिता, सेम अर्थ है इसका, चिता। ठीक है ना? इंसान को जलाते हुए क्या होती? चिता, चिता होती ना। लेकिन बेटा अगर मैं बिंदी लगा दूँ, देखो बिंदी से क्या अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बिंदी लगा देती हूँ तो क्या हो गई? चिंता, अर्थ में परिवर्तन हो गया ना। ये चिता तो क्या है? इंसान को एक ही बार जला देती है, और ये चिंता, सोच, धीरे धीरे। फर्क हो गया कि नहीं? तो यहाँ पे अर्थ बदल गया। अब बात सुनो, हंसने की बात नहीं है। जैसे कोई लड़की होती है छोटी, हम उसको क्या बोलते हैं? गुड्डी। क्या बोलते हैं? गुड्डी बोलते हैं ना। समझ गए? अब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। बिंदी अगर हमारे से गलती से भी लग जाएगी तो, गलती से भी लग जाएगी तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब बिंदी का जो महत्व है ना बेटा, मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। समझ गए ना? कई बार तुम लोग क्या करते हो? ठीक है, कई बार क्या करते हो, जैसे देखो जो पूर्ण विराम है ना, कोई भी वाक्य खत्म होता है, और बहुत से बच्चे हैं, मैं देखती हूँ वो क्या करते हैं, पूर्ण विराम की जगह ऐसे करके नीचे बिंदी लगा देते हैं, लगा देते हैं ना। अरे ये विस्मयादि सूचक चिन्ह हो गया, ये कभी भी नहीं लगता वाक्य के अंत में, ये तो वाक्य के प्रारंभ में लगता है, और विस्मयादि बोधक शब्दों के साथ लगता है। लेकिन वो क्या एक स्टाइल बना देते हैं। और फिर कहो ना भैया ऐसे क्यों? मैडम ये अपने आप लग गई। तो अपने आप लग जाएगी तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी, अपने आप नहीं लगाना। समझ गए ना? ठीक है। हाँ, अब करते हैं हम स्वरों के उच्चारण स्थान। ठीक है? अच्छा एक वो और देखो बेटा, एक आगत स्वर और ध्यान करो, आगत स्वर या आगत ध्वनि, वो और नोट करो बेटा। आगत स्वर कौन सा कहलाता है अपना? कौन सा है? आगत स्वर जो आपने ये लगता है ना बेटा, अर्धचंद्र बोलते हैं इसको। जैसे ये अर्धचंद्र बोलते हैं इसको। जैसे बिंदी लगा दे तो वो तो क्या हो गया बेटा? चंद्र बिंदु, अनुनासिक। और ये जो अकेला चंद्र, इसको क्या बोलते हैं? अर्धचंद्र। समझ गए ना? तो ये जो है अपना स्वर कहाँ से आया है?
अंग्रेजी भाषा से, मतलब आगत स्वर है और अंग्रेजी भाषा से आया है। पूछ लिया जाए अंग्रेजी भाषा से आई हुई ध्वनि कौन सी है अपनी हिंदी में, तो कौन सी है ये? समझ गए? आगत स्वर कह लो या अंग्रेजी भाषा से आई हुई ध्वनि कौन सी है, कर लोगे ना? इसको ध्यान में रखना। आप चलते बेटा अपने उच्चारण स्थान नोट करो। हाँ, अर्ध स्वर बताए थे ना बेटा, यह और वह दोनों अर्ध स्वर हैं, और अर्ध स्वर है तो सीधी सी बात है अर्ध व्यंजन भी है। ठीक है, अब नोट करो उच्चारण स्थान। किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है। और बात सुनो, ए या आई, किसी भी एग्जाम में देखना बेटा, ए या आई का उच्चारण स्थान पूछते हैं, कंठ तालव्य, जो कि चलो करते हैं हम सभी का उच्चारण स्थान। हाँ, तो जो हमने अभी स्वर किए थे ना बेटा, उनके दो दो के जोड़े बनाओ। देखो, एक तो एक एक का याद करेंगे हम, एक दो का एक साथ याद करें, है ना बेटा? तो दो दो के जोड़े बना लो। सबसे पहला जोड़ा कौन सा अपना? ए और आ का, ए और आ का। ठीक है, उसके बाद में ई और ई का, उसके बाद में ऊ का। री सिंगल है भाई, री का कोई जोड़ा नहीं है, ये तुम्हारी कंपनी का है री, फिलहाल तुम्हारी कंपनी का है री, है ना? सिंगल है तुम्हारी तरह। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला जोड़ा कौन सा हो गया बेटा? ए, अगला क्या है? ए आई। अभी जोड़े बनाने का टाइम नहीं है, जोड़ा तब बनेगा जब ये चीजें हम सीखेंगे। समझ गए ना? ये चीजें सीखेंगे, नौकरी लगेंगे, और नौकरी लगेंगे तो छोकरी मिलेगी। समझ गए कि नहीं? मतलब सारी चीजें इनको, ये बेटा बात सुनो, सीखने पड़ेंगे आप लोगों को। मजबूरी लगा लो, बेबसी लगा लो, लाचारी लगा लो, ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। अभी अपना टारगेट रखो, कोई भी पेपर क्लियर करना है, बहुत जरूरी है आज नौकरी बेटा। समझ गए ना? हाँ, प्यार प्रेम से पेट नहीं भरता, पेट भरेगा पैसों से। गड्डी होनी चाहिए जेब में, उसके बाद सब कुछ है। अरे यही मकसद होता है क्या एक? वो तो ये कोई मकसद नहीं है बेटा। चलो अगला जोड़ा देखो, ओ आउ। देखो बेटा ये सारे जोड़े, ए आई ओ आउ। फिर ये अपना जो था ना अपने अयोग हुआ, ये सिंगल सिंगल ले लो। अब करते हैं इनका उच्चारण स्थान। देखो दो दो का याद हो जाएगा बेटा, एक तो एक एक का याद करते बेटा। जितना जोड़े का महत्व है ना बेटा, सिंगल का भी उतना ही महत्व है। उच्चारण स्थान तो सिंगल का भी है, डबल का है तो सिंगल का भी है, डबल का है तो सिंगल का भी है। देखो अब क्या है बेटा, ए और आ याद करने का तरीका देखो। ए और आ दोनों का उच्चारण स्थान क्या है बेटा? कंठ, क्योंकि ये दोनों ही कंठ से बोले जाते हैं, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। ठीक है ना? ऐसे याद करो इनको। उसके बाद में है बेटा ई, छोटी और बड़ी ई। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, तालव्य कह लो या तालु। ठीक है ना? इनका उच्चारण स्थान क्या बेटा? तालव्य। ये तालव्य हैं। उसके बाद में ऊ। मैंने कहा था ना बेटा कि पेपर में अगर उच्चारण स्थान पूछ लिया जाए किसी का, तो बोल कर देखेंगे तो बेटा समझ में नहीं आएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम निकल जाएगा। तो कुछ कंठ तालव्य, क्योंकि कंठ और तालु दोनों की सहायता से ही बोले जाते हैं ये। समझ गए ना? तो ए आई का ध्यान रखो बेटा, कंठ तालव्य। उसके बाद में ओ औ, ये कंठ और होंठ, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक है। अच्छा, इनका भी हमने किया ही था बेटा, ये दो अपने अयोग वहाँ हैं, किया था ना? हाँ, तो देखो ये तो क्या है बेटा, अपना जो अनुस्वार है, नाक से उच्चारण होता है इसका, है ना? तो नासिक के, ये हो गया अपना नासिक के। और ये हो गया अपना, जैसे क्या इसका विसर्ग है, विसर्ग का उच्चारण है में होता है, और है का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। तो ये क्या हो गया? कंठ। अगर है का उच्चारण स्थान पूछे तो भी हमें कंठ बताना है, अगर विसर्ग का पूछें
तो भी हमें क्या बताना है बेटा, कंठ। तो ये हो गया अपना कंठ, ठीक है। तो ये अपने क्या हो गए यहाँ, स्वर कंप्लीट हो गए, ठीक है।